हेलो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यकालीन समाज और मौर्य राजवंश को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य राजवंश के बाद जिन प्रमुख राजवंशों ने भारत पर शासन किया उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भारत जो कि छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था उसको एकत्रित किया, अखंड भारत का निर्माण किया और लंबे समय तक शासन किया। मौर्य वंश में प्रमुख रूप से दो शासक हुए, एक चंद्रगुप्त और दूसरा अशोक। तो साम्राज्य को एकत्रित करने का कार्य चंद्रगुप्त ने किया और अशोक ने उसको और विस्तृत किया और धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। मौर्य राजवंशों ने या मौर्य सम्राटों ने अपनी प्रजा में प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप हुआ यह कि प्राचीन धर्म जो वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म या सनातन वैष्णव धर्म आप कह सकते हैं, उसका ह्रास हुआ। कहीं ना कहीं अपेक्षा हुई, उसकी उपेक्षा हुई। तो इसका कारण मतलब ये हुआ कि जो वैष्णव धर्म के लोग थे वो इसे क्षुब्ध थे, लेकिन जब तक योग्य शासक शासन कर रहा था तब तक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। और जैसे ही मौर्य राजवंश का बृहद्रथ नामक एक अयोग्य और कमजोर शासक गद्दी पर बैठता है, उसकी पुष्यमित्र शुंग नामक उसके खुद के सेनापति, जो कि एक कट्टर ब्राह्मणवादी सोच का था, उसने हत्या करके और एक नए राजवंश की स्थापना की। तो आइए देखते हैं शुंग वंश को। कहते हैं शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके की। बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था। ठीक, इस काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं और वैष्णव धर्म के उत्थान का काल भी कहा जा सकता है। ठीक, क्योंकि इस काल में शुंग वंश के शासकों ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया, बहुत सारे कार्य किए इस धर्म के उत्थान के लिए। कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। पहले ये लोग मौर्य राजवंश में उज्जैन प्रांत में रहते थे, जहां पर रहकर ये मौर्य राजवंशों की सेवा किया करते थे। उज्जैन राजवंश में रहते थे और मौर्यों की सेवा किया करते थे। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था यह कट्टर ब्राह्मणवादी सोच का था, जिसने बौद्ध धर्म के ह्रास के लिए और वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए काफी कार्य किए, बहुत सारे कार्य किए। कहते हैं कि वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अश्वमेध यज्ञ जो हुआ वह पतंजलि जो महान संस्कृत विद्वान थे उनके नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ आपका एक पॉइंट बन सकता है, पतंजलि जो थे वह शुंग वंश के या पुष्यमित्र के समकालीन थे, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पतंजलि शुंग के राजवंश राज दरबार में रहते थे। ठीक, तो 2 अश्वमेध यज्ञ किया और प्रमुख कार्य इनका हुआ, जिन्होंने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौर्य कालीन में राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी मगध की, लेकिन शुंग ने या पुष्यमित्र ने राजधानी बदल करके विदिशा कर दिया। ठीक, उसके बाद इनका एक प्रमुख उपलब्धि जो है पुष्यमित्र शुंग का, इन्होंने मिनांडर को पराजित किया। मिनांडर कौन था? मिनांडर एक हिंद यूनानी शासक था जो विदेशी आक्रमणकारी था, यूनान से आया था और भारत में आक्रमण करके अपना शासन स्थापित करके बैठ गया था। ठीक, उसको पराजित किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, और यह कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथ या एक स्मृति जो है मनुस्मृति, उसकी रचना भी शुंग काल समय में ही हुई। शुंग राजवंश के शासन काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई। ठीक, मनुस्मृति जो सामाजिक विधान पर चर्चा की गई है एक ग्रंथ है, उसकी रचना कब हुई? तो आप बता सकते हैं शुंग वंश के शासन काल में। ठीक, अब पुष्यमित्र शुंग को एक शक्तिशाली और योग्य शासक के रूप में जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी जो हुए वो अग्निमित्र हुए।
कुछ अग्निमित्र से प्रश्न नहीं आता है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है अग्निमित्र से, छोटा प्रश्न। महान कवि कालिदास ने एक नाटक लिखा है मालविका और अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र नामक एक नाटक की रचना की है, जिसमें दिखाया गया है कि राजा अग्निमित्र और एक राजकुमारी थी मालविका, दोनों का प्रेम विवाह होता है, प्रेम करते हैं और विवाह करते हैं, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि मालविका और अग्निमित्र नामक ग्रंथ में जिनका वर्णन किया गया है वो कौन थे? तो आप बता सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के राज उत्तराधिकारी जो थे वो हैं। ठीक, उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह देवहूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवहूति, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इनके कला के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। स्थापत्य कला के बारे में काफी कुछ किया इन लोगों ने। जैसे एक प्रश्न इनके स्थापत्य कला से ये बनता है, कभी कभी बन जाता है, जैसे मौर्यकालीन समय में जो स्तूप बनते थे, गोलाकार स्तूप बनते थे, वहां पर लकड़ी का प्रयोग होता था। लेकिन शुंग काल में आते आते वहां लकड़ी की जगह पाषाण का, पत्थर का प्रयोग होने लगा। तो स्तूपों में पत्थर का प्रयोग कब से शुरू हुआ, यह आपका प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग बोलेंगे शुंग वंश। ठीक, ये याद रखिएगा बिंदु। उसके बाद कहते हैं कि आपने जो शुंग वंश का एक शासक था भागभद्र, उनको भागवत के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके सम्मान में तक्षशिला के जो यवन शासक थे एंटिलियाकिड्स, तक्षशिला के यवन शासक एंटिलियाकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने भागभद्र के सम्मान में राजधानी विदिशा जो थी वहां पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ आपने नाम सुना होगा, ये हिंदू धर्म का एक प्रतीक है। तो उसकी स्थापना किसने? हेलियोडोरस ने की थी। कहां पर है? विदिशा में। ठीक, यह भी शुंग वंश के कलाकृति का एक नमूना है। उसके बाद कहते हैं अजंता का 9 चैत्य मंदिर, इसका निर्माण भी शुंग वंश के शासकों ने करवाया। उसके बाद भाजा का चैत्य एवं विहार। ठीक है, और फिर मथुरा में यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियां पाई गई हैं वह भी शुंग वंश के स्थापत्य का एक उदाहरण है। ठीक है, अब क्या होता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो देवहूति था, उनकी हत्या करके उनके खुद के सचिव ने उनकी हत्या की और नए राजवंश कणो वंश की स्थापना की। कणो वंश। ठीक, अब कणो वंश की स्थापना 75 BC में होता है। इसके संस्थापक जो थे कणो वंश के वासुदेव। वैसे कणो वंश से प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कणो वंश के संस्थापक वासुदेव, जिसने देवहूति की हत्या करके कणो वंश की स्थापना की। और इनका अंतिम शासक जो था वो कौन था? सुश्मी, अंतिम शासक सुश्मी। ठीक, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश और चेदी वंश। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं सातवाहन राजवंश। तो सातवाहन राजवंश जो कि कणो वंश के बाद स्थापित होता है। तो जितने भी राजवंश थे, शुंग वंश, कणो वंश, सातवाहन राजवंश और चेदी वंश, इन लोगों ने वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया, जिससे वैष्णव धर्म काफी विकसित हुआ इस काल में। इसको आप वैष्णव धर्म के उत्थान का काल या मौर्योत्तर काल कह सकते हैं। ठीक, तो एक नजर डालते हैं सातवाहन काल पर। तो सातवाहन वंश की जो स्थापना थी वह सिमुक नामक व्यक्ति ने किया। किसने किया? सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की। और इस राजवंश के बारे में जानकारी के स्रोत जो हैं, यह जानकारी हमें विस्तृत रूप से मिलती है प्राचीन ग्रंथ मत्स्य पुराण और वायु पुराण से। ठीक, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहां स्थापित हुई और गोदावरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पास, इन नदियों के बीच में इनकी राजधानी थी। इस राजवंश का जो प्रमुख शासक हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कहा जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया
उसने अपने आसपास के सभी राजाओं को विजित करके सर्वशक्तिशाली होने का सम्मान प्राप्त किया। सातवाहन राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक सातकर्णी था। दंत कथाओं में गौतमी पुत्र सातकर्णी को श्री कृष्ण का पुत्र बताया गया है। ठीक, कहते हैं कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत जो है इसी काल में हुई, सातवाहन काल में। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप सातवाहन राजवंश से। ठीक, उसके बाद में एक प्रश्न और आपका यहाँ प्रमुख रूप से बन सकता है, जो ब्राह्मणों को दान देने की शुरुआत जो हुई इसका उल्लेख नायनिका नासिक के अभिलेख में मिलता है। ठीक, यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन सकता है कि सामंतवादी प्रथा का आरंभ या शुरुआत यही से माना जाता है, सातवाहन राजवंश से, जो कि बाद में चल करके एक सामंतवादी प्रथा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, या कुप्रथा भी कह सकते हैं आप, जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है भारतीय समाज का। ठीक, तो सामंतवादी राज व्यवस्था का शुरुआत जो है कहाँ शुरू हुआ, सातवाहन राजवंश से। ठीक है, सातवाहन राजवंश जो है कहा जाता है कि मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब ये लोग या इस राजवंश के लोग अपने नाम के पीछे पहले माता का नाम लगाते थे, जैसे सतकर्णी, इनका नाम सतकर्णी था, लेकिन इन्होंने नाम से पहले अपनी माता का नाम प्रयोग किया, गौतमी पुत्र। ठीक, तो जो सातवाहन राजवंश का परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था, परिवार में सबसे ज्यादा सम्मान माता को दिया जाता था, किंतु जब राजा बनने की बात आती थी तो राजा कोई पुरुष ही बनता था। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी महिला का इस राजवंश में राजा बनने का उल्लेख नहीं मिला है। ठीक, कहते हैं कि इस राजवंश ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाए, ढेर सारी मात्रा में शीशे के सिक्के इन्होंने चलवाए। यहाँ से भी आपका एक छोटा प्रश्न बन सकता है, शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चलवाए, तो आप सातवाहन राजवंश बता सकते हैं। शीशे, चांदी, कांसे आदि के सिक्के इन लोगों ने चलवाए। ठीक, सातवाहन राजवंश जो था इनको एक श्रेय और जाता है, इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक भारतीय जो है कि इतिहास में दिया गया है कि सबसे ज्यादा 300 वर्षों तक शासन किया। इतना भारत में किसी भी राजवंश ने संपूर्ण रूप से या सुसंगठित रूप से शासन नहीं किया। ठीक, उसके बाद अब आ रहा है आपका चेदी वंश। चेदी वंश से वैसे प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन आप लोग देख लीजिए एक बार। कहते हैं कि अशोक सम्राट जो थे उनकी मृत्यु के बाद, मौर्य सम्राट अशोक महान की मृत्यु के बाद कलिंग राज्य जो आपने पहले पढ़ चुके हैं आप, कलिंग, वो फिर से स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि मौर्य जो सम्राट थे वो अयोग्य और कमजोर थे। यही कारण था कि जो प्रमुख राजवंश थे जिनको पराजित करके अशोक ने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था, वो फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं। उसी क्रम में कलिंग भी पुनः स्वतंत्र हो गया और वहां का सबसे शक्तिशाली शासक खारबेल साबित हुआ। इस बात का उल्लेख हाथी गुम्फा नामक अभिलेख में मिलता है। खारबेल जो कि कलिंग का सबसे शक्तिशाली शासक था। कहा जाता है कि काफी समय पहले महापद्मनंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी, उसने कलिंग पर आक्रमण करके उसको पराजित किया था, कलिंग को, और वहां से एक प्रसिद्ध जिन मूर्ति जो कि जैन धर्म से संबंधित थी उसको ले आया था मगध। एक समय आता है जब खारबेल शासन करता है, शासन गद्दी पर जब बैठता है, तो वह जब मगध के शासक कमजोर और अयोग्य थे तो मगध पर आक्रमण करता है खारबेल, और मगध को पराजित भी करता है, और पराजित करने के बाद अपने सम्मान स्वरूप उस जिन मूर्ति की जो जैन धर्म से संबंधित थी उसको वापस अपने देश ले आता है। ठीक, तो आप लोगों प्रमुख बिंदु को ध्यान रखिएगा, आप इसका नोट्स बनाते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देखते रहिए।
अगले वीडियो में देखेंगे विदेशी आक्रमण। ठीक।